हेलो बच्चों। तो अब हम अपने थर्ड चैप्टर तीसरे स्टेप की ओर चलने की तैयारी कर रहे हैं। 2 चैप्टर्स हम कर चुके हैं। थर्ड चैप्टर क्या है? प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। प्राइवेट जो हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था वो सारा प्राइवेट एंटरप्राइजेस थी, यानी कि जो प्राइवेटली ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय है। ठीक है। पब्लिक मतलब जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, जहाँ पे गवर्नमेंट का पूरा इंटरफेरेंस है। गवर्नमेंट कंपनी जैसे कि रेलवे है, रेलवे पब्लिक सेक्टर में आ जाता है। ठीक है ना। तीसरा हमारा है ग्लोबल। ग्लोबल मतलब जो इंटरनेशनल होता है। ठीक है। इंटरनेशनल मतलब जो आउट ऑफ द कंट्री हम ट्रेडिंग करते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि प्राइवेट एंटरप्राइजेस को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो एक टेबल बनाते हैं पहले हम, उसके बाद हम आगे की पढ़ाई करते हैं। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में कितनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है? बेसिकली ये हम इंडियन इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि दूसरे कंट्रीज में भी सेम फॉर्म्स हो, तो हम इंडियन इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में कर रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में हमने कहा 2 ही तरह की होती हैं, एक है पब्लिक और एक है प्राइवेट। प्राइवेट में हमने कौन कौन सी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की थी? सोल प्रोप्राइटरशिप, और कौन सी की थी? चलो, HUF की थी, कोऑपरेटिव सोसाइटी की, पार्टनरशिप किया, जॉइंट स्टॉक कंपनी की, जिसमें एक थी पब्लिक कंपनी और एक थी प्राइवेट कंपनी। यहाँ पे पब्लिक कंपनी को गवर्नमेंट से कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि बच्चे यहाँ पे पब्लिक कंपनी सोच के और यहाँ पे हम पब्लिक सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो पब्लिक कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। हम पब्लिक सेक्टर की जब बात करते हैं तो हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रहे हैं, बट पब्लिक कंपनी डजंट मीन कि वो गवर्नमेंट कंपनी है। गवर्नमेंट कंपनीज भी होती हैं पब्लिक कंपनी, बट सारी पब्लिक कंपनीज गवर्नमेंट कंपनीज नहीं होती हैं। ठीक है। फिर इसमें हमारे पास 3 आते हैं जो अब हमें डिटेल में करने हैं। कौन से 3 हैं? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस और थर्ड इज गवर्नमेंट कंपनीज। ये जो गवर्नमेंट कंपनीज है ये जॉइंट स्टॉक कंपनीज ही होती हैं। जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज हैं उनमें जब 50% से ऊपर का शेयर चला जाता है तो वो गवर्नमेंट कंपनी में आ जाता है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की अंडरटेकिंग में आती हैं, जैसे कि रेलवेज हो गया। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जो किसी स्टैचू यानी कि किसी लॉ के अंडर में पास होके फिर बनती, जैसे कि सेबी हो गया, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है सेबी। तो इस तरह से ये हमारी अलग अलग फॉर्म ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं, जो हम एक एक करके इस चैप्टर में करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स करेंगे, उसके वही सेम फीचर्स, मेरिट्स, डिमेरिट्स सब करेंगे जैसे हमने चैप्टर 2 में किया था। हर फॉर्म का मेरिट, डिमेरिट एंड फीचर्स करेंगे। ठीक है। सबके फीचर्स और मेरिट्स, डिमेरिट समझने से पहले हमें ये 3 पॉलिसीज को समझना बहुत ज़रूरी है। पब्लिक सेक्टर ने टाइम टू टाइम इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, यानी कि गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। 3 बार पॉलिसी आई। दिस इज IPR मीन्स इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। तो
इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 3 बार आया। सबसे पहले आफ्टर इंडिपेंडेंस, कब मिली थी मैं इंडिपेंडेंस? 1945, माय गॉड, दिस इज सो रिडिकुलस। 1947, सो डेट क्या थी? 15 अगस्त, थैंक यू सो मच। 15 अगस्त 1947 को हमें इंडिपेंडेंस मिली। उसके बाद फर्स्ट आईपीआर 1948 में आया और वो थोड़ा स्ट्रिक्ट था। उसमें पूरा हमने पहले तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की तरफ हम कैसे कदम बढ़ाएंगे, गवर्नमेंट ने वो डिसाइड किया, प्लानर। उसके बाद गवर्नमेंट ने अपने अपने रोल डिफाइन किए कि ये प्राइवेट सेक्टर का रोल है और ये पब्लिक सेक्टर का रोल है। अब इस पूरे उसमें उन्होंने अपने पास ज़्यादा रिजर्व करके रखी पब्लिक सेक्टर के पास, प्राइवेट सेक्टर को थोड़े कम दिए, और जो प्राइवेट सेक्टर को दिया भी था उसमें भी उन्होंने लाइसेंसिंग डाल दी थी कि भाई हम से लाइसेंस लेना पड़ेगा, यहाँ अप्रूवल लेना पड़ेगा, तो बहुत रिस्ट्रिक्शंस के साथ। जिससे कि क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट का पूरा फोकस पब्लिक वेलफेयर, सोशल वेलफेयर पे था। बट अब हुआ क्या, धीरे धीरे वो हैंडल करना मुश्किल होता चला गया और इकोनॉमी की जो डेवलपमेंट थी वो बहुत कम हो गई। तो रेट ऑफ ग्रोथ जो था वो बहुत कम था और इसीलिए धीरे धीरे 1956 में फिर उनको लगा कि नहीं, ऐसे तो नहीं काम चलेगा। तो उन्होंने एग्जैक्टली 8 साल बाद ही नई आईपीआर दी 56, जिसमें उन्होंने कहा कि हम ग्रोथ को बहुत तेजी से बढ़ाएंगे। उसके लिए उन्होंने सबसे पहले क्या किया, बहुत सारे ऐसे सेक्टर थे जो उन्होंने पब्लिक सेक्टर के लिए रखे हुए थे, उनको प्राइवेट में किया। फिर उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा सा इजी करा और उन्होंने फिर अपने यहाँ से काफ़ी सारे सेक्टर्स हटा के प्राइवेट में डाल दिए, लिस्ट चेंज कर दी। और उन्होंने ये महसूस किया कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, बजाय इसके कि हम प्राइवेट सेक्टर को रूल करें, क्यों ना हम मिलजुल के काम करें। तो उन्होंने जो लिस्ट बनाई उसमें कुछ सेक्टर्स पब्लिक के लिए रखे, कुछ सेक्टर उन्होंने प्राइवेट के लिए रखे और कुछ म्यूचुअल रखे कि प्राइवेट काम करेगा बट विद एज एन ऑक्सिलरी टू पब्लिक सेक्टर, मतलब वो पब्लिक सेक्टर को अपनी सर्विसेज देगा और पब्लिक सेक्टर उन पे काम करेगा, म्यूचुअल इंडिपेंडेंसी। फिर धीरे धीरे उसने भी वर्क तो किया, नो डाउट उससे प्रोग्रेस हुई, ऐसा नहीं है कि वो कंप्लीटली फेल गई, फेल तो ये भी नहीं हुई थी, प्रोग्रेस कम हुई थी, इससे प्रोग्रेस बढ़ गई, ये बेनिफिट तो हुआ। लेकिन फिर वही वाली बात होती है कि टाइम टू टाइम रिवीजन की जरूरत तो पड़ती है। हमारी ओवरऑल इकोनॉमी की ग्रोथ इंडिपेंडेंस के बाद ओवरऑल ग्रोथ ही बहुत कम हुई थी। हमारी इकोनॉमी के पास अपने जो खुद के फॉरेन रिजर्व्स थे वो भी बहुत कम हो गए थे, हमारी प्रोग्रेस भी कम हो गई थी, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट नहीं थी। तो उन सब को देखते हुए, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो एक पॉलिसी आई, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये पॉलिसी आई। उस पॉलिसी के साथ साथ आईपीआर भी नहीं आई, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1991। इसमें गवर्नमेंट ने बहुत सारी जगह से डेलिबरेटली डिसइन्वेस्टमेंट की। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब अपनी जो सिक यूनिट्स थी, बीमार यूनिट्स थी, ऐसी यूनिट्स जिनसे बहुत सालों से कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा था, उन्होंने उनको सेल कर दिया। ठीक है, बहुत सारी जगह से उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स कम कर दी और प्राइवेट सेक्टर को बोला इसके शेयर्स आप ले लो। इस तरह से डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर हुई और जो फाइनेंशियल क्राइसिस थे वो उनके पास आ गए। तो उन्होंने ये प्राइवेटाइजेशन के कंटेक्स्ट में कर दिया। फिर उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा फ्रीडम दी, मतलब बहुत जगह डी लाइसेंसिंग कर दी हेवी। यहाँ पे जब 56 में आया था बहुत थोड़ा सा डी लाइसेंसिंग हुई थी, तो बहुत मेजर कुछ नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पे तो उन्होंने मेजर लेवल पे डी लाइसेंसिंग कर दी, मतलब लिबरलाइजेशन कर दिया। डिसइन्वेस्टमेंट इज प्राइवेटाइजेशन, डी लाइसेंसिंग इज लिबरलाइजेशन। और फिर उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा फ्रीडम दे दी। तो ये तीनों जो थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों ने मिलकर काम किया। एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि आउटसाइड कंट्रीज को इनवाइट किया कि हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करो। पहले दूसरी कंट्रीज के लिए इन्वेस्ट करना बहुत मुश्किल काम होता था। क्यों होता था मुश्किल काम? क्यों? क्योंकि इंडिया जब डिपेंडेंट हुई थी तो ओरिजिनली तो वो लोग ट्रेड करने ही आए थे ना, जिन्होंने भी बहुत सालों तक इंडिया पे रूल किया,
चाहे वो ब्रिटिशर्स थे, चाहे मुगल्स थे, चाहे जो भी थे, तो सब आए तो ट्रेडिंग करने थे, ट्रेड करने आए फिर यहीं पर रह गए। तो उन्होंने ना ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा लगा दी थी। अब उन्होंने यहाँ पर बहुत समझदारी से इनवाइट भी किया और ऐसे किया कि फिर से रूल ना कर पाए वो लोग। तो बहुत समझदारी से ये प्लान हमारा ड्राफ्ट हुआ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को बुलाया गया, जिसे हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो इस तरह से ये जो एलपीजी की पॉलिसी थी, इसने हमारी आईपीआर 1991 को बहुत सपोर्ट दिया और उस सपोर्ट की वजह से इंडिया का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ। ठीक है, तो ये हमारा बेस था कि किस तरह से प्राइवेट सेक्टर भी आज की डेट में हमारे यहाँ काफ़ी बड़ा फिगर लेके बैठा है, पब्लिक सेक्टर भी है जो बहुत प्रोमिनेंट है, और साथ में ग्लोबल एंटरप्राइजेस भी हैं, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो हमारे यहाँ इस समय काम कर रही हैं। तो हमें अब इन सब के बारे में पढ़ना होगा, तो हम नेक्स्ट सेशन में इनके बारे में डिटेल में करने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू। सो आज का सेशन छोटा सा लिया, जस्ट टू इंट्रोड्यूस यू फॉर चैप्टर 3. सो like, share, comment and press the notification button.